नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की रूटीन बैठक लखनऊ में। खबर टीम 11 की बैठक से जुड़ी हुई रूटीन बैठक मुख्यमंत्री की, और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। टीम 11 की उनकी रूटीन बैठक, जिसमें वो रोजाना बैठते हैं, चर्चा करते हैं। अनुभव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, और ज्यादा अपडेट्स के साथ। अनुभव, देखिए, बिल्कुल ये बैठक राजीव शुरू होने वाली है और लोक भवन में ये बैठक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जिस तरीके से टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, हर दिन का फीडबैक लेते हैं। यानी कि क्या हुआ पिछले दिन, क्या हुआ, किस तरह की रिपोर्ट रही, उन्हीं सारी चीजों पर चर्चा होती है। फिर चाहे वो खाद्यान्न वितरण को लेकर हो, फिर वो किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको लेकर हो, या फिर कोविड-19 के अस्पताल किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा होती है हमेशा टीम 11 की बैठक में। और फिर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश भी जारी करते हैं किस तरीके से जो जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट है वो कैसे अस्पतालों तक भेजे जाएं, मास्क की कमी न होने पाए। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ये चर्चा करते हैं। और सबसे अहम बात है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, देखिए 24 घंटे में 369 नए मामले सामने आए, 8700 के आसपास कुल मामले अब उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। तो एक तरफ कहीं ना कहीं चिंता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है उत्तर प्रदेश में। और कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ये टीम 11 की बैठक में चर्चा होती है। और आज भी मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अधिकारियों को जो है वो जारी कर सकते हैं। जी अनुभव, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपसे कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो सकती है, और एक बार फिर से फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे अधिकारियों से कि स्थितियां क्या है, फिर समीक्षा की जाएगी। रोजाना मुख्यमंत्री की बैठक जब होती है तो दिशा निर्देश भी कुछ दिए जाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से, जिन पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतीश खन्ना पर मंडरा कोरोना का खतरा, क्योंकि जिन मरीजों से वो मिले थे वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनमें 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मंत्री सुरेश खन्ना मेरठ में अस्पताल में, मेरठ मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। मंत्री जी हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। लेकिन इस बीच में पता चला कि जिन लोगों से मुलाकात इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने की, उनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। मंत्री सुरेश खन्ना के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। संसदीय एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना इस वक्त, और 15 नए केस मिले हैं मेरठ में। आज उन 15 केसेस में से 2 ऐसे हैं जो मंत्री सुरेश खन्ना के संपर्क में आए थे। उनका हालचाल मंत्री जी ने जाना था, और मंत्री जी दल बल के साथ पहुंचे थे। मंत्री सुरेश खन्ना दल बल के साथ पहुंचे थे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता बलराम पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। बलराम, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खतरा मंडरा रहा है मंत्री सुरेश खन्ना पर, वो आप दर्शकों को विस्तार से समझाइए। देखिए राजीव, कल 15 पॉजिटिव पेशेंट मेरठ में पाए गए, जिसमें से 4 पॉजिटिव पेशेंट उस वार्ड में पाए गए जहां पर सुरेश खन्ना जी औचक निरीक्षण के लिए आए थे। और 2 पेशेंट वो हैं जिस वार्ड में सुरेश खन्ना जी गए थे, और उन 2 मरीजों से उन्होंने हालचाल भी पूछा था। ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर 4 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे। लेकिन जब सुरेश खन्ना जी पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए, तो उनके साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता था, पूरे दल बल के साथ वो वार्ड में पहुंचे। जबकि जिम्मेदारी ये थी कि औचक अगर निरीक्षण था तो पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाती, पीपी किट पहन करके वो अंदर जाते और मरीजों से बातचीत करते और उसके बाद बाहर आते। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है, जिला प्रशासन है, उसकी भी लापरवाही देखने को मिली है। इस वक्त हम राजीव उसी मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पर शिक्षा मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना जी ने औचक निरीक्षण किया था। आप देख सकते हैं कि ये आपातकालीन विभाग है, इमरजेंसी सेवा है, जहां पर सुरेश खन्ना जी पहुंचे थे पूरे दल बल के साथ, और उन्होंने लगभग 40 मिनट तक यहां पर औचक निरीक्षण किया था, मरीजों से बात की थी। बताया जा रहा है कि उनका निरीक्षण इसलिए था
कि जो कोविड-19 के अलावा मरीज है उनको स्वास्थ्य सेवाएं कैसी मिल रही हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है या नहीं है, मेडिसिन की व्यवस्था है या नहीं है, डॉक्टर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे। लेकिन जो बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो उनके साथ पूरे हुजूम के साथ वार्ड में गए और उसके बाद वहां से निकले। कई लोग तो ऐसे थे राजीव जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था। इसके अलावा जो वहां पर डॉक्टरों की टीम थी, जो अधिकारी थे, पुलिस के जो नेता थे, आज उनमें खलबली है और यही वजह है कि कई अधिकारी, जो नेता हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो होम क्वारंटीन हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये डर सता रहा है कि कहीं कोरोना के संक्रमण में मंत्री जी ना आए हों या उनके साथ जो दलबल था वो ना आया हो। यही वजह है कि अब अधिकारी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है राजीव कि ये आम काल नहीं है, आम समय नहीं है, ये कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में दल बल के साथ औचक निरीक्षण कितना उचित है, इस पर भी सवाल उठता है जी। इसके अलावा अगर मंत्री जी को औचक निरीक्षण करना था तो कम से कम पीपी किट पहन के अंदर जाते और उनके साथ जो बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको अंदर नहीं जाना चाहिए था। दर्जा प्राप्त मंत्री हैं वो भी अंदर चले गए। इसके अलावा व्यापार प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं प्रदेश के विनीत शारदा जी, वो भी अंदर चले गए। उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम भी अंदर चला गया। साथ ही प्रशासन और डॉक्टरों की टीम पहले से ही मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं जो 2-4 लोगों को औचक निरीक्षण करना था वहाँ पर 20 से 30 लोग पहुँच गए और यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई नजर आई है। और यही वजह है कि एबीपी गंगा लगातार सवाल अब उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पॉजिटिव केसेस अब लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और मंत्री जी इस वक्त औचक निरीक्षण करने के लिए इस बीच में जब पहुंचे तो उन्होंने भी एहतियात नहीं बरता। अपने साथ वो पूरी की पूरी टीम को, पूरे के पूरे हुजूम जमावड़े को, कार्यकर्ताओं, समर्थकों को लेकर चले गए। जिन लोगों से मिले वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मंत्री सुरेश खन्ना खुद भी क्वारंटीन होंगे, होम क्वारंटीन, खुद को क्वारंटीन करेंगे या नहीं? उनको सूचना हालांकि इस बाबत दे दी गई है। आगे बढ़ रहे एक और बड़ी खबर देते हैं। चक्रवाती तूफान के चलते ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। ट्रेनों में कुछ बदलाव हुआ है। 8 ट्रेनों में बदलाव किया गया है। 5 ट्रेनों का वक्त बदल दिया गया है। खबर बड़ी, चक्रवाती तूफान निसर्ग उसने रफ्तार पकड़ी है और महाराष्ट्र के पालघर, मुंबई के समुद्री तटों से वो टकरा सकता है। लेकिन इस बीच में इसका असर हुआ ये है कि ट्रेनों में बदलाव हुआ है। 8 ट्रेनों में बताया जा रहा है कि बदलाव हुआ है। 5 ट्रेनें जिनका वक्त बदला गया है। अब रात को 8 बजे गोरखपुर स्पेशल ट्रेन जाएगी। वाराणसी स्पेशल ट्रेन रात को 9 बजे चलेगी। 3 यूपी स्पेशल ट्रेनों का वक्त बदला गया है। तो 200 ट्रेनों का अप एंड डाउन संचालन हो रहा है 1 तारीख से। और इस बीच में चक्रवाती तूफान निसर्ग उसकी वजह से, उसके समुद्र तट से टकराने की वजह से ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, क्योंकि वो टकरा सकता है और हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और पहली एहतियात बरतते हुए लोगों को वहां से खाली किया गया है। और इस बीच में ट्रेनों के रूट में भी टाइमिंग में बदलाव किया गया। खबर अब अमेठी से, जहां पर सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक युवक का शव मंगाने के लिए चिट्ठी लिखी है। युवक का नाम अभय राज था, जिसकी अफ्रीका के तंजानिया में मलेरिया की वजह से मौत हो गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बंद होने की वजह से मृतक अभय राज का शव और उनकी पत्नी और बच्चे वहीं पर फंसे हुए हैं। अब ऐसे में परिवार ने सांसद स्मृति ईरानी से उनके बेटे के शव को वापस मंगवाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी और तंजानिया से मृतक अभय राज का शव जल्द से जल्द देश वापस मंगवाने की अपील की। तो क्या मदद मांगी है और मामला क्या, आप जरा समझ लीजिए। अमेठी के कुरारी के रहने वाला मृतक और अफ्रीका के तंजानिया में इसी शख्स की मलेरिया के चलते मौत हुई थी और मदद इसीलिए मांगी क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है एयरलाइंस वो बंद हैं। मृतक परिवार ने फिर स्मृति ईरानी से मदद मांगी कि तंजानिया से बेटे के शव को वापस पैतृक गांव में लाना है, यही मांग की। और मलेरिया से अमेठी के अभय राज की मौत हुई थी। और संवाददाता नीरज इस खबर पर आपको और ज़्यादा जानकारियाँ देंगे।
नीरज, अब दर्शकों को आप ये समझाइए कि ये पूरा का पूरा वाकया कैसे हुआ, कैसे स्मृति ईरानी तक ये बात पहुंची और स्मृति ईरानी ने फिर खत के जरिए और आगे बढ़ाई। आपको हम बता दें कि ये मृतक परिवार, उसके के पिता जो है अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार के पत्र द्वारा उनको सूचना दिया कि हमारे बेटे की तंजानिया में इस तरह की घटना हो गया है। तो इसकी जानकारी उन्होंने स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री को जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत दिया। फिर उन्होंने लेटर को भेजा। कल उनको जवाब भी आया कि हाँ, लेटर मुझे मिल गया है जी। और लेटर मिल गया है, बहुत जल्द ही आपका बेटा आएगा, लगे हैं प्रयास में। आज भी फोन आया हुआ था। क्या स्थानीय प्रशासन का कोई या विधायक हो या जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई परिवार के पास गया है अब तक मिलने के लिए? जी जी, स्थानीय यहाँ के जो विधायक हैं गरिमा सिंह, इनके बेटे अनंत विक्रम सिंह भी मिलने आए थे। स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने भी इस परिवार से बात किए थे। स्मृति ईरानी ने खुद इस परिवार से बात की थी। वो प्रयास में लगे हैं कि हाँ, जल्द से जल्द जो है अमेठी का बेटा वापस आए। अब चूंकि विश्वास तो दिलाया गया है, खत भी लिखा है नीरज स्मृति ईरानी ने, कब तक वापस लौट जाएगा? क्या इस तरह की कोई बात बताई गई परिवार को कि कब तक लौट जाएगा उनके बेटे का शव? यही प्रश्न अभी खड़ा है। अभी जो है एबीपी गंगा जो है उनके परिवार के बीच में ही है, वो यही प्रयास कर रहे हैं कि लेकिन यही नहीं क्लियर हो पा रहा कि इनका बेटा वापस कब आएगा। यही दर्द समाया हुआ है। नीरज, चूंकि आप वहां पर मौजूद ही हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे ये भी पूछें कि कब से बीमार था उनका बेटा, वहां पर वो कब से फंसे हुए थे, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां वो लोग झेल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से पूरा विश्व इस वक्त परेशानियों में। ठीक है, आप ये बताइए, आप इस कोरोना में किस तरह झेल रहे थे और क्या समस्या थी, आप बात करिए। सर, कोरोना के चलते तो हम लोग बहुत परेशान थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस स्थिति में मेरा बेटा वहाँ और बहू, मासूम बच्चा सब पड़े हुए हैं। सर, यही डेट हमें मिल जाए, किस डेट में आ रहे हैं सर? हम लोगों का बुरा हाल हो जी रहा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आपकी क्या स्मृति ईरानी से बात हुई? सर, बात हमारी तो मैं फादर बोल रहा हूँ अभयराज के। जी सर, हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई, हमारे परिजन ने किया था डायरेक्ट बात। जी। मैं तो सर बहुत परेशान हूँ, इस वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अब हमारे परिजन बात किए थे कल या परसों बात किए थे जी। तो सांत्वना मिली कि हम विदेश मंत्रालय से बात किए हैं और क्या कहते हैं कार्रवाई हो रही है। आपका बेटा यही सोच लीजिए कि जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमें सूचना मिली है सर। आपका बेटा अभी आपने बताया कि तंजानिया में है। स्मृति ईरानी सांसद ने आपको आश्वासन भी दिया है। मैं आपके बेटे के बारे में जानना चाहूंगा कि तंजानिया में वो कब से फंसे हुए थे, जो बीमार थे, तो आपकी क्या उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने क्या क्या कहा था? सर, जो एक्चुअली फ्राइडे को एडमिट हुए थे तो उसके पहले हमारी उनकी बात हो रही थी कि फीवर आ रहा है पापा। जी। कौन फंसा हुआ है वहां पर? मेरा मासूम बच्चा है सर और मेरी बहू है, यही। इस दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं, हम समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इस वक्त बोलना भी। स्मृति ईरानी तक आप लोगों ने बात कैसे पहुंचाई? कितना वक्त लगा आपको अपनी बात स्मृति ईरानी तक पहुंचाने के? प्रशासन के माध्यम से 1 तारीख को ये सब कार्रवाई हुई है, प्रशासनिक डीएम के माध्यम से, तो जैसे भी हो, और डीएम के माध्यम से या हमारे विधायक के माध्यम से, कैसे भी हमने वहां तक बात अपनी डाली सर। और उसके बाद जो है अभी तक हमें ये नहीं कंफर्म हुआ कि मेरा बच्चा और बहू, मासूम बच्चा कब आएगा। क्या आपकी तंजानिया में आपकी बहू इस वक्त हैं, वहां पर उनके बच्चे हैं, उनका क्या कहना है? उनसे आपकी बात हुई होगी? क्या वहां का प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है? वो तो बच्चा तो मासूम है, वो तो कोई बात ही नहीं करता अपना, और बहू जो है अनकॉन्शियस हो जाती है। कोई फोन जाता है तो उनके जो स्टाफ के लोग हैं उन्हीं से बात होती है कि आप हम यहाँ सेफ रखे हैं, जब तक कोई डिसीजन नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तंजानिया का, तब तक हम लोग सेफ रखे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। यही हमें सांत्वना मिलती है वो उस साइड से साहब। जी, आपने बताया कि 1 तारीख को आपने अपनी बात को जिलाधिकारी के माध्यम से सांसद स्मृति ईरानी तक पहुंचाया। आपके बेटे का निधन कब हुआ था?
मेरे बेटे का निधन 31 की नाइट में, हमें मॉर्निंग में, 1 की मॉर्निंग में हमें पता चला सर, और 31 की नाइट में वही अराउंड 8:30 ये सब हो गया था। अब चूंकि आपको खुद विश्वास दिलाया है, आपके परिवार के सदस्यों से खुद सांसद स्मृति ईरानी ने बात की और उन्होंने लेटर लिख भी दिया है, वो लेटर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं जो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर अब इस पे हम तो कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हम अभी परेशान हैं, हमें कोई, हम बच्चे के इंतजार में है। उसकी माँ का तो सर आप समझ लीजिए, आई थिंक वो उसका भी प्राण घातक ही बन रहा है। डेली जितना लेट हो रहे हैं हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं सर। हम तो चलिए कुछ आप लोग आ जाते हैं, मीडिया कर्मी आ जाते हैं, इस बीच में हम थोड़ा मशगूल हो जाते हैं, लेकिन माँ का तो सब बुरा हाल है। सर क्या आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है? क्या कोई जनप्रतिनिधि आपसे बातचीत कर रहा है? क्या स्मृति ईरानी डायरेक्ट ना बात करके अपने दूसरे सदस्यों के जरिए आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? कि आपसे वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके बच्चे को ला रहे हैं वापस? सर ऐसा हमारे पास अभी कुछ विश्वसनीय बात नहीं आ रही है। मैं गलत बात क्या बताऊं आपसे, विश्वसनीय बात हमें नहीं मिल रही है। केवल सूचना मिल रही है, आश्वासन मिल रहा है कि आपका बच्चा आएगा, प्रयास जारी है, कोशिश कर रहे हैं सर। यही सब बातें हमें प्रशासन के माध्यम से, आपके माध्यम से यही सब मिलता है। अब तो इसमें हम क्या समझें। आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बहुत बड़ी खबर यह कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर सबसे बड़ी खबर, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर स्टे लग गया है। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह खबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती, जहां आज काउंसलिंग 10 बजे से शुरू हो गई है और इस बीच में हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय ले लिया है, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों को यह खबर प्रभावित कर रही है और रोजगार मिलने वाला था कि एक बार फिर से स्टे लग गया है। खबर बहुत बड़ी। एक बार पहले ही मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट से ही राहत मिली थी, राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आया था। पक्ष में फैसला आने के बाद भी बहुत सारी पिटीशन दाखिल हो गई थी अभ्यर्थियों की तरफ से और आज से ही काउंसलिंग चूंकि शुरू हुई है, 10 बजे से काउंसलिंग शुरू हुई, लेकिन 1 घंटा भी नहीं बीता कि ये जानकारी आपको देते हैं कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। खबर बहुत बड़ी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और हाईकोर्ट के स्टे के साथ ही काउंसलिंग प्रोसेस रुक गया है। काउंसलिंग प्रोसेस जो शुरू हुआ था 10 बजे से और 1 घंटे का वक्त भी नहीं बीता, उस पर स्टे लगा दिया गया है। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता शैलेश जुड़ गए। शैलेश, रोक लगाने के पीछे की वजह? राजीव देखिए, हम पहले ये स्पष्ट कर दें कि फिलहाल काउंसलिंग प्रोसेस को अभी रोका नहीं गया है क्योंकि अभी अभी ये आदेश सामने आया है। आदेश जो है वो अपलोड होना है अभी, और हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जो आंसर की थी उसको लेकर विवाद चल रहा था और उसे चैलेंज किया गया था। कहा गया था कि जो आंसर की जारी की गई है उसमें कई आंसर गलत है। 4 से 6 सवालों पर सवाल उठाए गए थे कि उनके जो उत्तर है वो गलत है और इसी को लेते हुए 1 जून को कोर्ट ने अपना जो आदेश था, जो इंटरिम ऑर्डर था, उसको रिजर्व किया था और आज उस ऑर्डर को डिलीवर किया गया है, जिसमें माने तो जो आंसर थे जिन पर विवाद उठा था उनको एक्सपर्ट कमेटी को अब रिफर किया जा रहा है कि वो फैसला लेगी। इस पर फिलहाल तब तक के लिए भर्ती पर रोक की बात सामने आ रही है और निश्चित रूप से विभाग के जो अधिकारी हैं उनके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो 67-68,000 से अधिक हुए थे, एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है। बहरहाल कुछ और अपडेट हम बहुत जल्द अपने दर्शकों को और देंगे इस बड़ी खबर से जुड़ी, क्योंकि एक निश्चित रूप से ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। राजीव। शैलेश, वाकई ये बहुत बड़ा झटका। तो अब जो प्रोसेस चल रहा था, भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग शुरू हो गई थी आज से, यानी कि वो रुक जाएगी पूरी तरह से? बिल्कुल, देखिए अगर कोर्ट के आदेश की माने तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी अधिकारियों से, विभागीय मंत्री से हम संपर्क करने में लगे हुए हैं। जितनी जल्दी वहां से कोई आदेश जारी होता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, एक प्रोसेस के तहत सारी चीजें होंगी, तो अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन काउंसलिंग फिलहाल की अगर हम बात करें तो चल रही है। जो अभ्यर्थियों को 10 बजे से बुलाया गया था, देखिए काउंसलिंग शुरू होने का जो समय था, अगर हम लखनऊ की बात करें तो वो 11 बजे का है। अभ्यर्थियों को 10 बजे से बुलाया गया है, तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद इस पर क्या फैसला होता है, क्योंकि 11 बजने में 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करने आज की का। सुनवाई में क्या कुछ रहा है? कोर्ट ने जो फैसला सुनवाया, सुनवाई में क्या कुछ रहा वो भी दर्शकों को बता दें।
राजीव देखिए, कोर्ट की सुनवाई 1 तारीख को पूरी हो गई थी और लगभग 4 से 5 घंटे तक वो लंबी सुनवाई चली थी। उसमें ये चैलेंज किया गया था कि कुछ प्रश्न थे, उनके लिए कहा गया कि एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर किताबों में कुछ पढ़ाता है बेसिक शिक्षा विभाग, और वही बेसिक शिक्षा विभाग जब उसे लिखित परीक्षा में शामिल करता है शिक्षक भर्ती की, तो उसका उत्तर बदल जाता है। ये विवाद था। इसी तरह से कुछ और सवाल भी थे जिनके उत्तरों को चैलेंज किया गया था कि जो उत्तर दिए गए हैं वही उत्तर गलत है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है और कुछ ही देर में इससे जुड़ी हर जानकारी हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। यानी कि शैलेश, कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर माना था, क्योंकि मंत्री जी कुछ दिन जब आपके साथ जुड़े थे और लगातार वो मीडिया को ये बात कह रहे थे कि अब लगभग जीत तय है। हालांकि ये भी था कि ये टेम्परेरी ही है, कभी भी कोर्ट फैसला सुना सकता है, और यही हुआ भी। कोर्ट ने इस मसले को बहुत गंभीर माना है, जिसको आप बता रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से कल भी हमने जब इस मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी भर्ती प्रक्रिया जो कर रहे हैं वो कोर्ट के आदेश के तहत कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे कोर्ट का कोई और आदेश आएगा तो उसका भी पालन किया जाएगा। जहां सरकार को अपनी बात रखनी होगी, सरकार भी अपनी बात रखेगी। तो बहरहाल अब देखना होगा कि मामला ये कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि अगर ये आगे एक्सपर्ट कमेटी पास जाएगा तो निश्चित रूप से एक बार फिर से एक्सपर्ट कमेटी उस पर फैसला लेगी, एक लंबी फिर ये प्रक्रिया हो जाएगी। शैलेश, लगभग कितने लोगों पर अब इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती, 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अभ्यर्थी थे जिन्होंने अप्लाई किया था, और 69,000 की ये भर्ती प्रक्रिया कितनी बड़ी स्टूडेंट्स पर, कितने अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ेगा? 4,09,000 अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, और अगर हम असर की बात करें, अगर आंसर की में बदलाव होगा तो जाहिर है कि 4,09,000 जो अभ्यर्थी हैं सभी इससे कनेक्टेड हो जाएंगे अपने आप। दूसरा जो सीधे तौर पर सबसे बड़ा झटका है वो उन 67,867 अभ्यर्थियों के लिए कहा जा सकता है जो अभ्यर्थी आज से काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो झटका उनके लिए, क्योंकि उनके एक हाथ में नौकरी लगभग आ चुकी थी और अब ये कोर्ट की तरफ से रोक लगी है भर्ती पर। क्योंकि शैलेश, जब ये जारी किया गया था तो आंसरों के जवाब पर चूंकि गलत बताए जा रहे हैं, तो इस पर क्या जवाब था? पहले क्या कुछ कहा जा रहा था महकमे की तरफ से? उनका स्टैंड क्या था इस पर? शैलेश से हमारे संपर्क टूट गया। इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, वाकई बहुत बड़ा झटका, जहां उम्मीद थी, सबको उम्मीद की किरण दिख गई थी कि अब तो नौकरी उनके हाथ में है, लेकिन झटका लग गया, कोर्ट ने रोक लगा दी है। वीरेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी। पूरा मामला जरा आप समझ लीजिए। 1 दिसंबर 2018 को शिक्षक भर्ती हुई, 5 दिसंबर को शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी हुई, 6 जनवरी 2019 को अलग अलग जिलों में परीक्षाएं हुई, 7 जनवरी 2019 को परीक्षा के बाद कट ऑफ को बढ़ा दिया गया, 40-45 से बढ़ाकर 60 से 65% किया गया। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 150 के लिए 97 अंक, तो 90 अंक चाहिए थे SC/ST के लिए, 150 में से 90। 7 जनवरी को कट ऑफ बढ़ाने पर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर दी गई। 40 से 45% का आदेश, न्यूनतम कट ऑफ 29 मार्च को जारी किया गया, और इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने फिर विशेष अपील दायर कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए। अब हाईकोर्ट की लखनऊ की बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर फिर से रोक लगा दी है। 1 दिसंबर 2018 को शिक्षक भर्ती के ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, 5 तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई, 6 तारीख को फिर परीक्षाएं हुई थी। तो ये पूरा का पूरा मामला आप समझिए, ये मामला 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है जो इन परीक्षाओं में शामिल हुए। और अब स्थिति ये है कि जो चयन हुए थे, जो मेरिट लिस्ट में जिन जिन का नाम था, उनका भविष्य में भी एक बार फिर से अधर में लटक गया है, क्योंकि 4 से 6 सवालों के जो जवाब हैं वो गलत बताए जा रहे हैं। यानी कि जो पढ़ाया गया था वो कुछ और था, और जब आंसर उन्होंने दिए और वही जवाब लिखे तो उसको गलत बताया गया है। तो इस पर आपत्ति थी, कोर्ट का रुख किया गया, कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी। अब जब फैसला सुना है तो फैसला सुनाते हुए ही स्टे लगा दिया गया। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 10 बजे से सभी अभ्यर्थियों को बुला दिया गया था। 11 बजे से शुरुआत होनी थी, 10 बजे सभी अभ्यर्थियों को कहा गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाइएगा काउंसलिंग सेंटर पर। सभी अभ्यर्थी तैयार थे। दूर दूर से, क्योंकि होटल्स बंद है, तो अपने रिश्तेदारों के घर, कोई दूसरे लोगों के यहाँ पर ठहरे हुए थे। अब 69,000 अध्यापक भर्ती पर एक बार फिर से स्टे लग गया है, और इस स्टे के साथ अब काउंसलिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा। ये खबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने ये बड़ा आदेश दिया है।
आंसर शीट पर सवाल उठे। विवाद के बाद लखनऊ बेंच ने अब इस पर रोक लगा दी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बात कह रहे थे कि गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गया था क्योंकि सरकार के पक्ष में फैसला आ गया था। खुद कोर्ट ने कहा कि आप पूरी प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर पूरा करें। अब अभ्यर्थी फिर चुनौती अभ्यर्थियों ने दी और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने बड़ा आदेश देते हुए फिलहाल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में स्टे लगा दिया है। तो ये खबर बहुत बड़ी है और इस बहुत बड़ी खबर पर नजर एबीपी गंगा की लगातार बनी हुई है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।